नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अजय अग्रवाल और आप देख रहे हैं अर्थचक्र। हमारे साथ प्रसिद्ध अर्थशास्त्री विजय सरदाना साहब मौजूद हैं। आइए अर्थचक्र में हम उनसे लाइव स्टॉक यानी पशुधन सेक्टर की समस्याओं के समाधान और अवसर जानने समझने की कोशिश करते हैं। सरदाना साहब, अर्थचक्र में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी जी सरदाना साहब, लॉकडाउन में एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में क्या हालात चल रहे हैं? देखिए, कृषि का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है पशुपालन। जी हाँ। और इस देश में जो सबसे बुरा अगर हाल मैं कहूँ तो इस समय पशुपालन क्षेत्र का है। जी। क्योंकि आपको पता है कि पशु अपना प्रोडक्शन जारी रखते हैं, गाय अपना दूध देना जारी रखेगी, मुर्गी अपना अंडा देगी, बाकी सारे पशु अपना काम करते रहेंगे। उनको खाने को चारा भी चाहिए, फीड भी चाहिए, उनका प्रोडक्शन नहीं रुकता। लेकिन लॉकडाउन के कारण वहां बाजार रुक गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन रुक गया है, बाजार में जो रेस्टोरेंट्स में कंजम्पशन होता था वो रुक गया है। और सबसे बुरी बात यह हुई है कि लॉकडाउन के समय और उससे शुरुआत में भी जिन लोगों को कोरोना वायरस की समझ नहीं थी, उन्होंने अफवाहें उड़ाई कि अगर आप एनिमल प्रोडक्ट्स खाएंगे तो उससे कोरोना वायरस फैलेगा, जो एक बिल्कुल बेबुनियाद बातें थी। इन चीजों ने किसानों का बहुत नुकसान किया है। जी जी। तो अगर मिल्क सेक्टर की बात करें, मिल्क सेक्टर की बात करें सरदाना साहब, तो लगभग 75% ऐसे किसान हैं जो छोटे सीमांत और जो भूमिहीन किसान हैं, जो कि पशुधन का पशुपालक हैं और अपना जीवन यापन इसके माध्यम से करते हैं। तो ऐसे में ये जो मिल्क प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, इन पर क्या बीत रही है और इस जो मिल्क डेयरी प्रोडक्ट है इसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, इस देश में करीब रोज 50 करोड़ लीटर दूध पैदा होता है जी, और जिसमें से करीब 20 करोड़ लीटर घरों में रख लेते हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए। करीब 30 करोड़ लीटर जो दूध है वो जिसको हम मार्केटेबल सरप्लस कहते हैं, वो बाजारों में आता है। बिल्कुल। और इसमें से करीब 20 करोड़ लीटर डेयरीज लेते में, टी स्टॉल्स में और बाकी सब जगह पे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब लॉकडाउन हुआ और दुकानें और रेस्टोरेंट्स बंद हुए तो निश्चित रूप से जो प्राइवेट और कोऑपरेटिव डेयरीज थी उनमें आवक बढ़ गई, उनमें प्रोक्योरमेंट बढ़ गया। लेकिन दिक्कत यह हुई कि जिस हिसाब से सप्लाई बढ़ी उस हिसाब से रेट भी गिरे। तो करीब 5 से 10 रुपए लीटर के हिसाब से रेट गिरे हैं दूध के किसानों के। और थोड़ा बहुत, क्योंकि जहाँ पे छोटे गांव थे, जहाँ पे कोऑपरेटिव या प्राइवेट सेक्टर का नेटवर्क नहीं था, वहां पे ज्यादा दिक्कतें हुई। वो दूध थे उन्होंने ज्यादा जो नुकसान हुआ किसानों का, रेट जो गिरे उसका काफी हद तक नुकसान। ओवरऑल ये कहूं, बहुत जैसे बाकी देशों में हमने देखा है कि किसान सड़कों पे दूध फेंक रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि हमारा जो कोऑपरेटिव सेक्टर था और जो प्राइवेट डेयरीज थी जिनके पास पाउडर प्लांट थे, उन्होंने दूध को पाउडर में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया और किसानों को काफी हद तक उससे राहत मिली। जी जी। लेकिन जो छोटे पशुपालक हैं, जैसा आपने कहा ना कि होटल्स और ढाबे सब बंद हैं, लोग जो घरों में प्रोडक्शन अपना पहुंचाते थे वो नहीं पहुंचा पा रहे, तो औने पौने दामों में उनको बेचना पड़ रहा है और जो चारे की समस्या है वो उनके ऊपर और डबल मार पड़ रही है। बिल्कुल। देखिए, हुआ यही कि जो लोग रेस्टोरेंट्स में या मिठाई वालों के यहाँ बेचा करते थे वहां निश्चित रूप से कमी आई है। लेकिन उन लोगों ने अब प्राइवेट डेयरीज को और कोऑपरेटिव डेयरी को देना शुरू कर दिया है। एक तो लेकिन वो प्राइवेट डेयरी तो जो रजिस्टर्ड हैं उनके साथ ही शायद काम कर रही थी। ऐसे छोटे जो पशुपालक हैं, क्या उनका ले रहे हैं वो लोग? हाँ, बिल्कुल ले रहे हैं। क्योंकि देखिए, इस समय अपॉर्चुनिटी सबके लिए है। अगर आज मान लीजिए डेयरी को 10 रुपए किलो सस्ता दूध मिल रहा है और वो उसको पाउडर बना सकता है, तो आने वाले महीने 2 महीने में आपको पता है कि इस देश में जब गर्मी पड़ती है तो दूध का उत्पादन कम हो जाता है। तब ये पाउडर मिठाई वाले भी इस्तेमाल करते हैं, बाकी लोग भी काम करते हैं। तब तक बेकरी इंडस्ट्री है, बिस्किट इंडस्ट्री है, बहुत सारी जगह पे डेयरी प्रोडक्ट कंजम्पशन होता है। हम कुछ एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि बेकार नहीं जाएगा। और इस समय जिनके पास पाउडर प्लांट है उनको सस्ता दूध मिल रहा है, वो पाउडर में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो
छोटा किसान है जो पहले मिठाई वालों को या दुकानों को देता था, जो रेट उसको मिलता था निश्चित रूप से उतना नहीं मिल रहा है, उससे कम मिल रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि उनका आर्थिक नुकसान है। जहां तक बात है चारे की, निश्चित रूप से चारे में कमी आई है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कतें थी और बहुत सारा फीड मटेरियल जो मैन्युफैक्चरिंग होना था फैक्ट्रियों में उनमें दिक्कत आई है। लेकिन धीरे धीरे वो चीजें भी लाइन पे आ रही हैं, बहुत सारी फीड इंडस्ट्रीज वापस काम करना शुरू कर दी हैं, तो शुरू में जो दिक्कत थी वो धीरे धीरे कम होती दिख रही है। तो आपका कहने का मतलब है जो जो कॉर्पोरेटिव हैं, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज हैं और जो जो डेयरी उद्योग जो चला रहे हैं, वो लोग जो कम दामों पर ले रहे हैं किसानों से, तो कहीं ना कहीं ये कि किसान का दूध जो खराब हो रहा था वो भी नहीं हो पा रहा है, और जो इनका प्रोडक्शन इनको दूध जो मिल रहा है और पीछे इनके प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, तो वो भी इसको एडजस्ट कर पा रहे हैं। तो दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है, कम से कम सरवाइव करने वाली स्थिति की अगर बात की जाए तो। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। अच्छा सरदार साहब, ये पोल्ट्री फार्म का भी बड़ा हालात अच्छे नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर सरकारों ने जो जो मीट उद्योग है उस पर प्रतिबंध लगा रखा है, और जैसा आपने कहा कि बहुत से ऐसे रूमर्स हो गई हैं कि इसको खाने से कोरोना होने का आशंका भी जताई गई। तो इन लोगों, ये ऐसे बहुत सारे कारोबारी हैं जो पिगरी फार्म खोले हुए हैं, जो मीट उद्योग है, चिकन है, शीप का कारोबार करते हैं, तो ऐसे व्यापारियों की भी बहुत समस्याएं खड़ी हो गई हैं। तो इनके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, ये सबसे दुख की बात ये है कि अज्ञानतावश या जानबूझ के कुछ बदमाशी की है लोगों ने और एक भ्रम फैलाने की कोशिश करी है कि जो अंडा है, मुर्गी है, मछली है, मीट है, इससे कोरोना का कोई संबंध है। ऐसा नहीं जी। आज एक्चुअल में क्या है ना, क्या है सर कि सोशल मीडिया का जमाना है, सब लोग ज्ञान बांट रहे हैं, तो उसी में अच्छाई बांटने के चक्कर में कई बार बुराई भी हो जाती है लोगों को। ये है मामला। बिल्कुल सही कहा आपने, और यही मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि आप के माध्यम से कि कृपया सोशल मीडिया की अफवाहों पे ध्यान ना दें। देखिए, इस देश में करीब 70% आबादी है जो नॉन वेजिटेरियन खाती है जी, और नॉन वेजिटेरियन का आप अगर ढंग से एनालिसिस करेंगे तो एग्रीकल्चर अगर इस देश में सरवाइव करेगा तो वो एनिमल हस्बेंड्री के भरोसे करेगा। क्योंकि इतना भी, अगर उदाहरण लिया आपने मुर्गी पालन का, मुर्गी पालन का जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि आज जितना मक्के का किसान है उसका करीब 50 से 60% जो प्रोडक्शन होता है वो मुर्गी का किसान खरीदता है। जितना आपका सोयाबीन पैदा होता है उसका करीब 80% जो कंजम्पशन है वो मुर्गी का किसान करता है। जितनी खल निकलती है वो मुर्गी के किसानों में जाता है, लाइव स्टॉक सेक्टर में जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दुनिया भर में क्या हुआ है कि पोल्ट्री के रेट बढ़े हैं। देखिए, मजे की बात मैं आपको बताता हूँ। अच्छा। अंडा और पोल्ट्री का कंजम्पशन दुनिया भर में बढ़ा है क्योंकि मेडिकल साइंस ये कहती है कि आपको अपनी बॉडी में इम्यूनिटी इंप्रूव करना है, और इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए आपको प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना है। और अंडा हमेशा से इस बात को माना जाता है कि ये नेचुरल प्रोटीन है जो इम्यूनिटी बढ़ाता है। मीट में जो कुछ हमारे अमीनो एसिड्स और मिनरल्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो दुनिया भर में मीट का कंजम्पशन, खासकर अंडे और चिकन का कंजम्पशन बढ़ा है। हमारे देश में अज्ञानी लोगों ने अफवाहें फैला के इस देश में ना सिर्फ किसानों का नुकसान किया है, लेकिन जो कंज्यूमर ये प्रोडक्ट खा के अपनी इम्यूनिटी इंप्रूव कर सकते थे उनका भी नुकसान किया है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हुआ क्या कि मुर्गी को आप रख नहीं सकते, आपको उसको रोज खाना खिलाना है, रोज उसको फीड देना है। किसान के पास जब बेचने के लिए साधन नहीं था, उसका माल बिक नहीं रहा था, तो वो फीड भी नहीं खरीद पा रहा था। तो धीरे धीरे पूरा का पूरा मुर्गी उद्योग बर्बाद हो गया। और आज इसका पूरी इकोनॉमी में अगर आप एनालिसिस करेंगे तो मुर्गी पालन एक ऐसा क्षेत्र है जिसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है होटल और एयरलाइंस के मुकाबले। अगर आप देखें कि सबसे ज्यादा किन क्षेत्रों में नुकसान हुआ है खेती के, तो उसमें मुर्गी पालन सबसे आगे आता है। तो इसीलिए हमें समझना पड़ेगा, और अगर मुर्गी पालन रिवाइव नहीं हुआ तो आपका मक्के का किसान, बाकी जो फूड ग्रेन्स हैं जो आदमी नहीं खाता वो सब पशु खाते हैं, मुर्गियां खाती हैं, और जितना आपका सोयाबीन की खल का व्यापार है जो करीब 10 मिलियन टन है, वो आपका सारा का सारा व्यापार बैठ जाएगा। ये सिर्फ मुर्गी के किसान को नहीं, सारे एग्रीकल्चर को इफेक्ट करेगा। इसलिए मुर्गी को रिवाइवल करना बहुत जरूरी है। जी जी, सही कह रहे हैं। तो इसके लिए क्या सरकार को जो ये भ्रम फैल रहा है, तो इसके लिए
जो भी सोशल मीडिया में और जो टेलीविजन के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से इसमें इश्तेहार देना चाहिए, जिससे कि इसको प्रेरित करें कि हाँ, इसको खाने में कोई बुराई नहीं है और ये देखिए, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक बहुत है। अच्छी बात अजय जी आपने कही, लेकिन मैं आपको यहाँ बताऊं कि जो भारत सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से जो समर्थन आया है वो जी जी अभूतपूर्व है। जी। केंद्रीय मंत्री, राज्य के मंत्री, मुख्यमंत्री, सारे अधिकारी, सारे समझदार लोग हम्म जनता को बार बार ये कह रहे हैं कि इन बहकावों में मत आइए, इस र्यूमर को हम्म, हटाइए। हाँ लेकिन हाँ। अनफॉर्चुनेटली अभी भी बीच बीच में हम देखते हैं कि कुछ स्वार्थी तत्व जो अपने किसी एजेंडा के कारण जो जी जी नहीं चाहते कि इस देश की आर्थिक स्थिति और खासकर ग्रामीण स्थिति जल्दी जी से सुधरे, वो बीच बीच में अफवाहें फैलाते रहते हैं। मुझे जी जी लगता है कि जी इसमें एक कानून की जरूरत है और ऐसी अफवाहों को बहुत सख्ती से डील करना चाहिए, नहीं तो इससे रूरल इकोनॉमी पे बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। जी जी। तो इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहते हैं जो मंत्रालय है उसको? देखिए, मेरा सिर्फ एक छोटा सा सुझाव है सरकार को कि आपके हेल्थ मिनिस्ट्री है, आपके पास एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, आपके पास एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री है। जी। आप अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उन पे एक सेक्शन बनाइए कंज्यूमर एजुकेशन का, और जो सही जानकारी है आप उन वेबसाइट्स पे डाल दीजिए, जो वैज्ञानिक तथ्य है वो वहां आप डाल दीजिए। और कंज्यूमर और सिटीजन्स को ये कहिए कि कोई भी रूमर आपको आता है आप उस पर विश्वास ना करें। आपको अगर सही जानकारी चाहिए तो ये 3 मंत्रालय जो संबंधित हैं, आप इनकी वेबसाइट पे जाएं और आपको सही जानकारी इंग्लिश में, हिंदी में और रीजनल लैंग्वेजेस में डिफरेंट स्टेट्स अपनी अपनी भाषाओं में कन्वर्ट करके और अपनी जी अपनी जी वेबसाइट्स पे डाल सकते हैं। जी देखिए, जी जी जी। अज्ञानता को दूर करने का एक ही तरीका है, वो है ज्ञान बांटना। बिल्कुल। और हम सिर्फ ज्ञान ही बांट सकते हैं इस स्थिति में, कंज्यूमर को एजुकेट कर सकते हैं, उसको सच्चाई बता सकते हैं। और मुझे सही लगता कह है रहे इस हैं। पे अगर सरकार काम करेगी तो इससे किसानों का और देश की आर्थिक स्थिति दोनों का फायदा होगा। जी जी। ज्ञान तो बढ़ रहा है लेकिन गलत ज्ञान बढ़ रहा है ज्यादातर, दिक्कत ये है। जी हाँ। तो इसमें सरकार को चाहिए कि जो मीडिया है उसका भरपूर इस्तेमाल करे और लोगों को इसमें प्रचार प्रसारित करके लोगों को इस डर से बाहर निकालें। बिल्कुल सही कहा। अच्छा सर, ये मछली पालन क्षेत्र है, ये भी काफी डिस्टर्ब हो रखा है, तो इसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, मछली पालन में एक विचित्र स्थिति है। जी। मछली पालन में यह है कि मछलियां तो पानी में रह रही है, वो मर नहीं रही है। हाँ हाँ। उनको खाना की जरूरत है। जो हमारे यहाँ एक्वाकल्चर या जो पॉन्ड में फिशिंग की जाती है, आज उसके वहां पे जो मछली, मान लीजिए कि 1 किलो के आसपास जो कंज्यूमर बाजार में लेता था, पिछले 1.5-2 महीने से जब वहां पे हार्वेस्टिंग नहीं हुई है तो मछलियां पानी में ही रह रही हैं और वहीं उनका साइज बढ़ रहा है। लेकिन समस्या ये है कि किसानों के पास फीड खिलाने के पैसे नहीं बच रहे, तो वहां पे मछलियों की जो ग्रोथ है उस पर थोड़ा सा प्रभाव आएगा। लेकिन वैसे कोई आर्थिक स्थिति में नुकसान नहीं है। लेकिन समस्या कब होगी? जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तब ये किसान जो अपना क्रॉप का हार्वेस्टिंग करेंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में बाजार में मछलियां आएंगी। अगर उतना कंजम्पशन नहीं हुआ तो वेस्टेज होगा, लॉसेस होंगे, रेट गिरेंगे और उससे नुकसान होगा। तो जो आज तक हम नुकसान रोके हुए थे वो लॉकडाउन के बाद होना शुरू होगा। तो मेरा निवेदन किसान भाइयों से ये है कि आप जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे। अगर अपनी आपकी प्रोडक्शन है, किसी के पास 10 टन है, किसी के पास 50 टन है, तो आप कोशिश ये ना करें कि मैं रातों रात 50 टन या 10 टन बेच दूं। आप 5-5, 10-10% करके अपनी प्रोडक्शन को अगर बेचेंगे तो बाजार में सरप्लस नहीं होगा, रेट नहीं गिरेंगे और आपको लगातार रेट अच्छा मिलता रहेगा, जिससे आपका नुकसान कम से कम हो पाएगा। तो थोड़ा सा संभल के चलने की जरूरत है। बाकी मछली उद्योग में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो एक्सपोर्ट इकोनॉमी है वहां पे जरूर दिक्कत आई है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो क्वालिटी सिस्टम्स हैं, जो आपके ट्रांसपोर्टेशन है, लॉजिस्टिक्स है, बहुत सारी फैक्ट्रियों में लेबर की समस्या है, उनके कारण जो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसमें थोड़ा सा सेटबैक जरूर है। लेकिन मुझे लगता है जैसे ही हालात नॉर्मल की तरफ जाएंगे, तो क्योंकि ये खाने का पदार्थ है, फूड आइटम है, तो नुकसान नहीं होगा, कंजम्पशन तुरंत बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा रेट में उथल पुथल हो सकता है, उसको संभालने की जरूरत है। तो अगर अगर हम लोग इसी क्रम में बात करें मधुमक्खी पालन की, क्योंकि वो भी लार्ज स्केल में हिंदुस्तान में किया जाता है, शहद उद्योग जो है हमारा, तो उसके बारे में भी कुछ आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे क्या? बिल्कुल। देखिए,
मधुमक्खी पालन बहुत महत्वपूर्ण है पर्यावरण के लिए भी और खेती के लिए भी, क्योंकि उससे पॉलिनेशन होता है, परागण होता है। ये हमारे लिए एक नेचर्स गिफ्ट है। साथ ही साथ मधुमक्खी हमको हनी देती है, शहद देती है, और जब वो शहद है, सबको पता है सेहत के लिए अच्छा है। प्रोडक्शन में कमी नहीं आएगी, क्योंकि जो नेचुरल वेजिटेशन है, जहाँ पे फ्लावरिंग हो रहा है, मधुमक्खियां अपना काम कर रही हैं, और जो किसान बॉक्सेस लेके बैठे हैं उनका प्रोडक्शन हो रहा है। प्रॉब्लम उन एरिया में आती है जहाँ पे फ्लावरिंग के साथ साथ मधुमक्खी के बॉक्सेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। अगर राज्य सरकारें और पुलिस उनके बॉक्सेस को ले जाने की परमिशन दे देती है तो नुकसान नहीं होगा, इनफैक्ट खेती का भी फायदा होगा, क्योंकि पॉलिनेशन इंप्रूव होगा और शहद का प्रोडक्शन बरकरार रहेगा। लेकिन पूरे मधुमक्खी क्षेत्र में एक चीज की कमी है कि जो हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड है, जब डिमांड शहद की बढ़ती है तो कुछ मिलावट होती है, कुछ सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट बाजार में आने लगता है। लोग उसमें फ्रक्टोज सिरप या जैसी बाकी जो मिलावटी चीजें वो मिला के कस्टमर को गलत प्रोडक्ट देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक ही मेरा सुझाव है कि जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी है, FSSAI है, उसको अपने स्टैंडर्ड्स को रिव्यू करना चाहिए, ताकि कंज्यूमर को सही प्रोडक्ट मिले। और जब कंज्यूमर को सही प्रोडक्ट मिलेगा तो किसानों को सही दाम मिलेगा, क्योंकि उस अच्छे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। और जब अच्छे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो कंज्यूमर की जो इंफॉर्मेशन है वो किसान तक जाएगी, और किसान की बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, तो रेट अच्छे मिलेंगे। अभी क्या हो रहा है कि जो मिलावट हो जाती है बीच में, ये रोकने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे फूड सेफ्टी अथॉरिटी को कार्रवाई करनी चाहिए और अपने स्टैंडर्ड्स को रिव्यू करना चाहिए। जी। तो कुल मिलाकर के जो पोल्ट्री उद्योग है और जो डेयरी उद्योग है, इसमें सबसे ज्यादा मार पड़ रही है इस लॉकडाउन की। आपका जो बात सबसे ज्यादा निकल रहा है, हाँ, सबसे ज्यादा पोल्ट्री में, डेयरी में फिर भी हम संभल गए हैं, लेकिन पोल्ट्री सेक्टर को संभालने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वहां क्योंकि छोटी क्रॉप होती है, 40 दिन की क्रॉप होती है, और वो खत्म हो चुकी है, और बहुत छोटे किसान हैं, वो बहुत कुछ बर्बाद हो चुके हैं, उनके पास कुछ नहीं बचा है। उसके लिए एक स्पेशल पैकेज की जरूरत है उनको रिवाइव करने की। तो रिवाइवल के लिए आप क्या रणनीति आप क्या राय देना चाहेंगे मंत्रालय को? देखिए, मेरा निवेदन है भारत सरकार से कि देखिए, बहुत सारे किसानों ने बैंक से लोन लिया हुआ है, करीब 15-20 हजार करोड़ का लोन बैंकों का भी है पोल्ट्री क्षेत्र में। अगर हम पोल्ट्री सेक्टर को रिवाइव नहीं करेंगे तो ये पूरा का पूरा NPA बन जाएगा। मेरा निवेदन है भारत सरकार से कि आप पोल्ट्री सेक्टर को 1 साल के लिए या 2 साल के लिए ब्याज मुक्त आप लोन दे दीजिए किसानों को, ताकि वो अपने चूजे खरीद सके, उनको बड़ा कर सके, उनको फीड खिला सके और वापस इकोनॉमी में आ सके। और आपको पता है साल में करीब 6 बार प्रोडक्शन आता है पोल्ट्री में, और अगर 8 से 10 बार अगर किसान प्रोडक्शन ले लेगा तो जितना उसका नुकसान हुआ है वो भरपाई हो जाएगी। तो मेरा निवेदन है कि आप एज ए स्पेशल पैकेज, आप कोई ग्रांट या सब्सिडी मत दीजिए, आप किसानों को वर्किंग कैपिटल दे दीजिए इंटरेस्ट फ्री। जो उनकी पहले लिमिट थी आप उसको बढ़ा दीजिए 50% से 100% का, और ताकि किसान बैंकों से पैसा ले और वापस व्यापार में लग जाएं, और आपका काम हो जाएगा। और अगर आप जो छोटा भी, आप कम दाम पे भी और कम, मैं कहूँगा सरकारी खर्चे पे भी आप पूरे के पूरे पोल्ट्री सेक्टर को रिवाइव करेंगे। मेरा एक एस्टिमेट ये है कि करीब, आप ज्यादा नहीं तो करीब 2 से 2.5 हजार करोड़ रुपए का अगर आप सिर्फ इंटरेस्ट सबवर्जन करते हैं पोल्ट्री सेक्टर में, तो 1,25,000 करोड़ की जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है वो रिवाइव हो जाएगी। और आपको जो सिर्फ कॉस्ट आएगी 2 साल में करीब 2.5 हजार करोड़ के आसपास आएगी। और मुझे लगता है कि ये 2% का जो कॉस्ट है एक पूरी इंडस्ट्री को बचाने के लिए, ये बहुत ज्यादा नहीं है। सरकार को इस पर सीरियसली विचार करना चाहिए। अच्छा, ये तो सरकार को करने वाली बात बता दी आपने, लेकिन अगर इन किसानों की बात की जाए जो इस उद्योग में लगे हुए हैं, तो उनको अपनी आय बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय और करने चाहिए? इस तरह के लॉकडाउन से उन्होंने क्या सबक लेना चाहिए? देखिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। देखिए, अभी तक किसान क्या करता था कि वो प्रोडक्शन करता था और मंडियों में जाके व्यापारियों के हाथ में माल बेचने की कोशिश करता था। और हमने देखा होगा गली मोहल्ले में, नुक्कड़ पे, जगह जगह पे छोटे छोटे लोग दुकानें लगा के पोल्ट्री का स्लॉटरिंग करके दिया करते थे। ये जो स्थिति थी, अब इसको बदलने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इस देश में कम से कम हमें 100 प्रोसेसिंग हाउस लगाने चाहिए। जैसे
पूरी दुनिया में होता है, उससे ये होगा कि आपका जो फूड क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगा, हाइजीनिक स्टैंडर्ड इम्प्रूव होंगे। जिस तरह से आज हम आइसक्रीम बांटते हैं पूरे देश में, शहरों में कंज्यूमर्स को, आइसक्रीम के तहत पे ही हम जो छोटे दुकानदार थे उनको हम आइसक्रीम के ठेले की तरह पोल्ट्री मीट या बाकी जो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट हैं उनके हम ठेले दे सकते हैं। अच्छा माल क्लोज्ड एनवायरनमेंट में, चिल्ड कंडीशन में कंज्यूमर्स को मिलेगा, क्वालिटी इंप्रूव रहेगी और कंज्यूमर भी खुश रहेगा, किसान भी खुश रहेगा, क्योंकि फिर लॉकडाउन का असर नहीं पड़ेगा। और सरकार का फायदा ये होगा क्योंकि वो प्रोसेस प्रोडक्ट कंज्यूमर तक जाएगा, तो सरकार को जीएसटी भी मिलेगा और जो रेवेन्यू जनरेट होगा इस सेक्टर से, सरकार उसको अपने वापस इस सेक्टर के आगे के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकती है। तो मेरा यही निवेदन है सरकार से कि जैसे हमने आइसक्रीम इंडस्ट्री को बिल्ड किया है पिछले 15-20 साल में, आज हमें अपनी मीट इंडस्ट्री को और फिश इंडस्ट्री को भी उसी तरह से, उसी कोल्ड चेन के माध्यम से डेवलप करना चाहिए। इससे किसान का भी फायदा है और कंज्यूमर को भी फायदा और इकोनॉमी का भी फायदा। बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव दिया है आपने। वैसे भी अगर मोदी सरकार की बात की जाए तो जो उनका ये मोदी 2 सरकार जो चल रही है, इसमें इन्होंने एनिमल हस्बेंड्री मंत्रालय का अलग से गठन किया है, तो इससे पता चलती है कि ये गवर्नमेंट वाकई इस क्षेत्र के लिए काफी सीरियस है। बिल्कुल, और यही हमारा निवेदन भी है। और इस समय जब हम डबलिंग फार्मर इनकम की बात करते हैं, और प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है किसानों से कि आप खेती से हटें और पशुपालन, मछली पालन, बी कीपिंग और बाकी जो उद्योग हैं आप उनकी तरफ अग्रसर हो, क्योंकि उसमें वैल्यू एडिशन भी अच्छा है, डिमांड भी अच्छी है, हाई प्रोटीन प्रोडक्ट है, कंज्यूमर भी चाहता है, एक्सपोर्ट मार्केट भी है, तो सारी चीजें वहां पे हैं। अब नया मंत्रालय बना है तो मुझे उम्मीद है कि नई सोच आएगी, नया ट्रस्ट आएगा, नया बजट एलोकेशन होगा और हम किसानों के लिए एक नई इकोनॉमिक एक्टिविटी आने वाले दिनों में देख पाएंगे। बिल्कुल। और इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं श्री गिरिराज सिंह जी, वो भी काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं इस डिपार्टमेंट में। तो अगर आपको उनको कोई सुझाव देना हो इस चैनल के माध्यम से कि कैसे इसको और फास्ट कर सकते हैं, कैसे लाभ अर्जित कर सकते हैं किसान हमारे अपने मंत्रालय के माध्यम से, और जो राज्य सरकारें हैं उनके भी जो मंत्रालय हैं उनके लिए भी अगर कोई डायरेक्शन देने की कोई बात हो तो वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मेरा सारे मंत्रालयों से, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से एक ही निवेदन है कि बहुत सारे लोग आपको भ्रमित करेंगे कि साहब हमें मीट की क्या जरूरत है, पोल्ट्री की क्या जरूरत है, हमें वेजिटेरियन होना चाहिए। आप इस बात को समझिए कि जो कंज्यूमर हैबिट्स हैं वो ओवरनाइट नहीं बनती, और अगर आज आपके पास पशुपालन नहीं होगा तो किसान जो चारा उगा रहा है, जो मक्का उगा रहा है, जो सोयाबीन उगा रहा है, वो क्या करेगा? हर चीज जो खेती में उगती है वो आदमी नहीं खाता है, वो पशु भी खाता है। वो अपने आप में एक इकोनॉमी है। जिसको नहीं खाना है, जो वेजिटेरियन रहना चाहता है, हम किसी पे प्रतिबंध नहीं लगा सकते कि कोई खाए या ना खाए। हर एक को फ्रीडम ऑफ चॉइस है, फूड की भी और रिलीजन की भी। एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए एज ए सभ्य नागरिक होने के नाते, पहली बात। दूसरा मेरा ये कहना है कि इस समय जरूरत है कि लाइव स्टॉक सेक्टर को हमें मॉडर्नाइज करना है। जैसे हमने डेयरी को मॉडर्नाइज किया है, हमने कहीं ना कहीं मीट और फिश इंडस्ट्री को उतना मॉडर्नाइज नहीं किया है। इवन जो छोटा जानवर है, जैसे हम गोट और शीप की बात करते हैं, पिगरी की बात करते हैं, उसको हमने मॉडर्नाइज नहीं किया है। अब उसको मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। राज्य सरकारें इस बात को सीरियसली लें, क्योंकि अगर आप इसको मॉडर्नाइज नहीं करेंगे तो ये पूरा सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड वे में चलता रहेगा, और जब पूरा सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड वे में चलेगा तो ना तो स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार को रेवेन्यू मिलेगा, ना आप उसमें प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे, ना आप उसमें फूड सेफ्टी इंश्योर कर पाएंगे, ना आप उसमें क्वालिटी इंश्योर कर पाएंगे। जब आपका फंडामेंटली तैयार नहीं होगा तो आप अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक्सपोर्ट पे कैसे जा पाएंगे? और हालत ये होगी कि हम एक्सपोर्ट करने की जगह कंज्यूमर इंपोर्ट करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको तो खाना है। तो कहने का मतलब ये है कि लाइव स्टॉक को आप आइसोलेटेड वे में मत देखें। एग्रीकल्चर को बचाने के लिए सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एक्सपोर्ट अर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पर्यावरण को बचाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में पशुपालन का बहुत बड़ा योगदान है। आपके जितने बाई प्रोडक्ट हैं, जितने भी आपका वूल का प्रोडक्ट है, जितना लेदर का प्रोडक्ट है, जितने आपके हैंडीक्राफ्ट हैं, बहुत सारे पशुपालन के माध्यम से आते हैं। तो
तो जी आप जी इस इकोनॉमी को समझिए, जितनी दुनिया में बड़ी इकोनॉमीज हैं आप वहां उठा के देखिए, लाइव स्टॉक इज मोर प्रॉफिटेबल देन एग्रीकल्चर। तो अगर आप किसानों का भला चाहते हैं, किसानों की आमदनी डबल करना चाहते हैं, लाइव स्टॉक के अलावा आपके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। इसको प्लीज सीरियसली लें। जो छोटे मोटे ग्रुप्स जो आते हैं आपको बहकाने की कोशिश करते हैं धर्म के नाम पे, आइडियोलॉजी के नाम पे, किसी और नाम से, कृपया उनसे दूर रहें। राष्ट्रीय हित में और किसान हित में देखेंगे तो ये बहुत वाइटल सेक्टर है। जी जी, सही कह रहे हैं सरदाना साहब। तो आज आज हमने सरदाना साहब से पशुधन के क्षेत्र में जो जो समस्याएं हैं उनकी और जो इसके समाधान हो सकते हैं उस पर वृहद चर्चा की। आज के अर्थचक्र में इतना ही। कल हम फिर किसी नए सेक्टर के बारे में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए हिंदी खबर।